हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार एसएससी प्लस दरोगा का जीके का सेट नंबर 2 और ये सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम सब इकोनॉमिक्स और आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे पेड कोर्स में आपको पीडीएफ की जानकारी दे दी गई है। पेड कोर्स में ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वैसे आप मोबाइल से लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। और इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स में आज हम सब कुछ योजना के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिहार एसएससी और दरोगा खास करके बार एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न पूछती है। तो सबसे पहला जो 7 नंबर क्वेश्चन तक हम सब सेट 1 में देख चुके थे, सेट 2 में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के बारे में बताइए। तो मनरेगा जो है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला की 1/3 भागीदारी, साथ ही उस प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य स्वयं से बिना कौशल के शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, यानी इसमें वही काम दिया जाता है गांव के स्तर पर मजदूरी वगैरह का, और प्रत्येक घर से एक लोगों को लिया जाता है इसमें। ठीक है, इनमें कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है, कम से कम 100 दिन का। जैसे उत्तराखंड सरकार इसको बढ़ा के 150 दिन का कर दी, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कम से कम 100 दिन देने का रोजगार का कंपलसरी है। योजना के तहत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिन के भीतर काम देना होगा, अन्यथा मजदूरी भत्ता देना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी मजदूर को बोल दिए हैं कि 15 दिन के बाद आपको, मतलब मनरेगा में आपका काम लग गया है, आपको अब अगले 100 दिन तक काम करना है, और बाद में आप बोले कि नहीं काम नहीं हो पाएगा, तो आपको मजदूरी भत्ता तक देना पड़ जाएगा। तो ये मनरेगा का उद्देश्य। गांव में देखते होंगे तालाब बनता है तो वहां पे मनरेगा मजदूर ही काम करता है, मिट्टी उट्टी ढोने में मनरेगा मजदूर काम करता है, खेत में करता है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? तो पहले मनरेगा का नाम मनरेगा नहीं था, पहले मनरेगा का नाम नरेगा था, और नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया गया था। बाद में अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। एग्जाम में मनरेगा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। काम के बदले में अनाज कार्यक्रम को मनरेगा में ही मिला दिया गया, समाहित कर दिया गया। अच्छा, मनरेगा का खर्च कौन देता है, वित्तीय सहयोग कौन देता है? तो 90% वो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है वो राज्य सरकार देती है। मनरेगा के सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम है मिहिर शाह समिति। बहुत बार एग्जाम में समिति से रिलेटेड बहुत पूछ लिया जाता है। तो मिहिर शाह समिति किससे संबंधित है? तो मिहिर शाह समिति जो है ये मनरेगा को ठीक करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, सुझाव देने के लिए ये वाला समिति का गठन किया गया था, मिहिर शाह समिति। दूसरा जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये है स्टार्टअप इंडिया। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2016 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? देश में नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशन होता है, नया नया आइडियाज का खोज करना। कुछ आप अपने आइडिया से कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना इसका उद्देश्य है, ताकि बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में बताइए। स्मार्ट सिटी आपको पता है बन रहा है, बिहार में भी 4 स्मार्ट सिटी बन रहा है, लिख लेंगे आप, ये भी पूछा जा सकता है। एक तो हो गया हमारा शहर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, चारों का नाम याद रखेंगे, उसको लिख लेंगे अलग से। इसकी शुरुआत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादन, उपभोग, निवेश, योग सतत और क्षेत्र आधारित विकास, मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से स्मार्ट सिटीज बनाने का मतलब है उसको डेवलप करना है। ठीक है, उसको एक अलग औहदे पे डेवलप किया जाएगा, तो वहाँ पे रिंग रोड वगैरह भी बनाया जाएगा, जैसे भागलपुर में भी बन रहा है रिंग रोड। और इससे क्या होता है कि आसपास वाला जो जिला होता है वो भी डेवलप होने के कगार पे होता है, तो ये भी एक इसका उद्देश्य है, तो इसको याद रखेंगे। 11 नंबर एक टैक्स से क्वेश्चन लिया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी जिसको आप वैट बोलते हैं, वैट कब लागू किया गया था? तो वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। यह बिक्री कर के स्थान पे आया था, और वैट लागू करने वाला पहला राज्य था हरियाणा। जीएसटी में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें भी पढ़ाऊंगा, तो इसका वेट करेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA के बारे में बताइए। तो BSSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था एक बार। FRBMA एक्ट कब आया था? तो 2003 में आया था, लेकिन यह अधिनियम प्रभावित हुआ था, यानी प्रभाव हुआ था इसका 5 जुलाई 2004 से। ठीक है, तो 5 जुलाई 2004 से ये पूर्णतः लागू हो गया था। इसका कुछ उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, तो 2008-9 में इसको बंद कर दिया गया। बस इतना याद रखिए। इसको याद रखना है कि FRBMA एक्ट 2003 में आया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
13 नंबर है ग्रेसम का नियम क्या है। जैसे कल मैं आपको पिछले सेट में से का नियम बताया था, आज मैं आपको ग्रेसम का नियम पढ़ा रहा हूं। इस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देता है। ठीक है, ये याद रखना है आप सबको। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14, कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस के नाम बताइए। तो ये सारा दिवस याद रखिएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई को, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। ये इतना याद रखना है। 15 नंबर है विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम बताइए। तो मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर में। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा दूसरा, जल में पौधे को उगना मृदा रहित कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें मिट्टी नहीं पानी में पेड़ उगाते हैं। तीसरा है बागवानी हॉर्टिकल्चर, फूलों का उत्पादन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। 5वां है सब्जियों का उत्पादन ओलोरिकल्चर और 6 नंबर है फलों का उत्पादन पोमीकल्चर। याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जायद फसल का नाम बताइए। आप रबी फसल और खरीफ फसल जानते होंगे, लेकिन जायद फसल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जायद फसल का आपका नाम याद रखना है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सब क्या है, जायद फसल है। यह फसल सामान्यतः रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगता है। खरीफ का एग्जाम्पल हो गया धान और रबी का एग्जाम्पल हो गया आपका गेहूं। आप इससे डिसाइड कर लीजिए कौन कब रोपा जाता है। जायद फसलों को मार्च से बुआई करते हैं और जून तक काट लेते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो ये था इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए हम सब हिस्ट्री में बढ़ते हैं। और कल हम सब पढ़े थे पुर्तगाल के बारे में पूरा अच्छे ढंग से। आज हम सब पढ़ेंगे डच के बारे में, पूरा डच कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब देखे थे यूरोपीय कंपनी के आगमन में कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में और वो 1961 में गोवा छोड़कर गए थे। उसके बाद आए डच। ठीक है, तो डच के बारे में इस वाले वीडियो में हम सब देखेंगे। सबसे पहले कॉर्नलिस डी हाउटमैन वर्ष 1596 में सुमात्रा और बताम तक पहुंचने वाला पहला डचमैन था। नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बात करें अंग्रेज वाला, तो उसका गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। गठन तो उसका पहले हुआ था, लेकिन वो बाद में आया था, डच के बाद आया था अंग्रेज। प्रथम कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया डच का। और दक्षिण भारत में पुर्तगाली के निकट पुर्तगाली का एक शहर था मद्रास, और मद्रास के पास एक जगह था नागपट्टनम, वहां पे कब्जा किया डच द्वारा और उसको मुख्य केंद्र बनाया। अन्य महत्वपूर्ण डच कारखाने में अगर बात करें तो ये याद रखिएगा आप सब, सूरत 1616, उसके बाद है विलिमपट्टनम 1641, कराईकल 1645, उसके बाद है चिंसुरा 1653, कोचीन 1663, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम 1658। डच का मुख्य रूप से व्यापार मध्य भारत में वो नील लेते थे, बिहार से सोरा को एक्चुअल में पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये बम बनाने में काम आता था। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम, गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे। काली मिर्च और मसालों के व्यापार भी डचों का एक अधिकार था। अब डच के पतन का क्या कारण था, कैसे डच यहां से हट गए? तो पुर्तगाल को तो डच हरा दिया, लेकिन डच फिर कैसे हारा? तो सबसे पहले डच का रुचि हमेशा से साम्राज्य बनाने में नहीं था। इसके पतन का कारण ये भी हो सकता है अंग्रेज के साथ प्रतिद्वंदी, मतलब अंग्रेज और डच के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, उसमें डच लास्ट में पराजित होते हैं। आगे देखते हैं हम सब। डच जो है वो भारत में उतना रुचि नहीं लेने लगे, वो मुख्य रूप से इंडोनेशिया चले गए, वहां पे अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। तो ये भी एक कारण है। चौथा कारण है कि एंग्लो डच युद्ध। तीसरा एंग्लो डच युद्ध में क्या हुआ कि डच सेना जो है वो अंग्रेज जहाज पर बंगाल पर अधिकार कर लेता है, लेकिन 7 साल तक संघर्ष करने के बाद अंग्रेज 1739 में हुगली की लड़ाई जीत लेता है। आप याद कीजिए हुगली की लड़ाई 1759 में हुआ, और इसी हुगली की लड़ाई को बोलते हैं बिदारा का लड़ाई, या आप सब बहुत सारे नॉर्मल किताब में पढ़ते हैं वेदरा का युद्ध। तो वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, जिसको चिंसुरा की लड़ाई भी बोलते हैं, बिदारा की लड़ाई भी बोलते हैं और हुगली की लड़ाई भी बोलते हैं। और इसी युद्ध में अंग्रेज ने डच को हरा दिया और डच की लीला समाप्त हो गई। तो ये कुछ कारण थे। क्या कारण थे? डच रुचि नहीं लेता था किसी चीज में, साम्राज्य बनाने में। अंग्रेज इसका प्रतिद्वंदी आ गया, ये भारत की तरफ ध्यान नहीं देकर इंडोनेशिया की तरफ ध्यान दिया, और अंग्रेज जो क्या किया, हुगली की लड़ाई जीत लिया 1759 में, जिसको बिदारा का युद्ध कहते हैं। इसको याद रखना है। कुछ अन्य तथ्य भी याद रखें डच के संबंध में। तो डच ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पेगोडा का प्रचलन करवाया। पश्चिम बंगाल में पिपली में, ठीक है, पिपली में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली डच कारखाना और पेथोपोली निजामपट्टनम में दूसरी कारखाना स्थापित की। पुलिकट में डच कारखाने को
गैड्रिला नाम दिया और चिंसुरा में गुस्ताबुस पोर्ट नाम दिया। बस इतना डस से आपको याद रखना है, इतना ही पूछेगा। इसमें फैक्ट टू फैक्ट बात किया। जब मैं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा डिटेल कवर करूंगा और एनसीईआरटी भी। ये सिर्फ आपके काम योग्य वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसको आप सब देख लेंगे। चलिए चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इसका भाग नंबर 2 जो है उसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी रहेगा, जिसका वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा पेड ग्रुप, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है, पहले 50 बच्चे जुड़ेंगे तो उनको 251 ही पे करना है और वो 1 साल के लिए 31 दिसंबर 2025 तक के लिए आप पीडीएफ का लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।